पूरा देश गणतंत्र दिवस के उत्सव में आज से पूरी तरह से रंगा हुआ और इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल चूंकि 26 जनवरी और छुट्टी का दिन है तो हमने सोचा कि आज ही से जश्न की शुरुआत की जाए। 100% सर। तो रिपब्लिक डे के त्योहार की सेलिब्रेशन के लिए तैयार है सर और साथ ही मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है। अर्निंग्स के लिए भी बड़ा हफ्ता है सर, तो बहुत सारे मतलब हफ्ते की इतनी बेहतरीन शुरुआत होगी ये लगा नहीं था, तो अच्छी शुरुआत के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ ही कि देख लेते हैं किस तरह की आज बातें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। अमेरिका में कमजोरी रही शुक्रवार को उम्मीद के मुताबिक, जब हम बंद हुए तो लग ही रहा था 200 पॉइंट का नुकसान डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा था। कमोबेश वैसा ही कामकाज वहां पर हुआ है। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में है इस वक्त। रिलायंस के नतीजे ठीक है। HDFC लाइफ इन्होंने भी वीकेंड पर अपने नतीजे पेश किए। उम्मीद के मुताबिक नतीजे आमतौर पर आते हुए दिख रहे हैं। इस बार कंपनियों के आज नतीजों के लिहाज से फिर से एक्शन भरा दिन है। L&T और कोटक महिंद्रा बैंक दो निफ्टी के दिग्गज आज अपने नतीजे पेश करने जा रहे हैं। वहीं एक और IPO आज बाजार में खुलने जा रहा है। IPO की पूरी धूम मची है। पिछले हफ्ते के 3 IPO के बाद आज एक और एंट्री होती हुई दिखी प्राइमरी मार्केट में। स्टीव क्राफ्ट का IPO आज से खुलेगा। थोड़ी देर में हम बताएंगे पैसे लगाए या नहीं। बिल्कुल सर, IPO मार्केट में भरपूर एक्शन है। 26 जनवरी तो हम सेलिब्रेट करते हैं सर। आज का दिन 25 जनवरी भी नेशनल वोटर्स डे है। 11th नेशनल वोटर्स डे है एंड दिस इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 1950 में ये भी हुआ था, तो एक और सेलिब्रेशन वहां पर भी है सर। पर ग्लोबल मार्केट्स में चल क्या रहा है सर? मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सुबह मैं ढूंढ भी रहा था कि क्या ट्रिगर हो सकता है, क्या क्यों है, कुछ ऐसा निकल के तो सामने नहीं आया जो ऐसी तेजी एक्सप्लेन करे। थोड़ा सरप्राइजिंग है कि काफी जबरदस्त मजबूती के साथ SGX निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर दिखा। अच्छा है, लेकिन हम संकेत मिले जुले हैं दीप। अमेरिका में उम्मीद के मुताबिक काम काज रहा, और ऐसा भी नहीं कि डाउ फ्यूचर्स बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हो, 50-60 पॉइंट ऊपर है। एशिया में एक हांगकांग को छोड़ दे तो मिला जुला सा ही कारोबार आपको दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत बुरे तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब 87 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, लेकिन उतने मजबूत भी नहीं है कि भारतीय बाजार जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं। अच्छा, हांगकांग अब 450 पॉइंट हो गया, तो कुछ तो मोमेंटम आ रहा है, बट वजह क्या है? लेकिन दीप एक जमाना था हम सिर्फ और सिर्फ हांगकांग से खुलते थे, लेकिन वो कोरिलेशन धीमे धीमे खत्म हो रहा है। उसकी वजह ये कि हांगकांग के बाजार हमारे से कोरिलेशन, हमारे से मतलब पूरी दुनिया से कोरिलेशन तोड़कर वो अपनी चाइना के साथ कोरिलेशन ज्यादा बना रहे हैं। तो अब हांगकांग के बाजार भी बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। एक जमाना था जब हम निक्के के बाजारों को देखते नहीं थे कि निक्के अपने हिसाब से चलता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में तेजी हुई तो उल्टा निक्के में कमजोरी दिखती थी, अमेरिका में कमजोरी तो जापान में तेजी दिखती थी। वो कोरिलेशन अलग तरह का था। बाद में बीच में ऐसा हुआ कि हमारा कोरिलेशन पूरा हांगकांग के साथ हो गया। अगर हांगकांग मजबूत है तो हम मजबूत हैं, हांगकांग कमजोर है तो हम कमजोर है। लेकिन वो कोरिलेशन खत्म होकर अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर है, वो डाउ फ्यूचर्स। इस वक्त हाँ, भारतीय बाजार जिस चीज पर सबसे ज्यादा ग्लोबल मार्केट से कोरिलेट करते हैं वो डाउ फ्यूचर्स है। तो मुझे लगता है जो डाउ फ्यूचर की मजबूती है वो आपको ओपनिंग पर शुरुआत करने के लिए संकेत देगी, बजाय किसी और मार्केट के। हांगकांग के बाजारों के अपने कारण है बढ़ने और गिरने के। चीन तो अपने हिसाब से चलता है, उसको किसी से लेना देना है नहीं। जापान की इकोनॉमी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका कमजोर है तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करने का फायदा, अमेरिका मजबूत है तो हमारे लिए नुकसान है। वो अलग तरीके से चलते हैं। बाकी ताइवान, कोरिया, सिंगापुर से कोई मतलब बहुत ही छोटे से मार्केट है, दुनिया भर के मार्केट में मच्छर जैसे हैं, तो उनको उनसे कोई संकेत आप ले नहीं सकते। तो फिर आपके लिए बचा एक ही है और वो है डाउ फ्यूचर्स। तो और ये भी है ना, एक रोटेशनल चीज है। हर वक्त मार्केट कभी किसी संकेत पर कभी किसी संकेत पर खुलने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है प्योरली आपको सिर्फ और सिर्फ डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखनी चाहिए आज की शुरुआत। बिल्कुल सर, और अच्छे संकेत आ रहे हैं। अमेरिका के लिए वैसे इंपॉर्टेंट हफ्ता है। GDP डेटा आएगा, दिग्गज IT कंपनीज के नतीजे हैं, और साथ ही पहली फेड पॉलिसी अंडर बाइडेन साहब, तो वहां पर भी नजर रखनी। लेकिन मुझे लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा मजबूत खुल रहा है। इतना मजबूत खुलना नहीं चाहिए, मुश्किल लगता है। और सर FIs ने प्रॉफिट बुकिंग आई, वही मेरा सवाल यही था, क्योंकि FIs ने थोड़ा हाथ रोका है। रेयर सेल फिगर आते हुए दिखा है सर FIs की तरफ से, और अक्टूबर 30 के बाद सबसे बड़ा सेल फिगर है FIs का। दीप, आज के डेटा में मेरे पास दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव। आप पहले क्या चीज सुनना चाहते हैं वो बताइए। मैं दोनों तरह से आपको बता सकता हूं कि आज के मार्केट के लिए क्या क्या ट्रिगर्स किस तरह के हैं। सर मजबूती है तो पॉजिटिव ही। पहले मजबूत वाले आपको बताऊं। मजबूत में सबसे बढ़िया संकेत, सबसे पहला संकेत ये है कि पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 1.14 पर आ गया, 1.14, जो लास्ट वीक वहीं से आप घूमे थे। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पर पुटकॉल तब 1.12 था, आज 1.14 है। सो 1.14 का पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी है। अंडरस्टूड, 100% पहला।
दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं, और वो है एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 59%। परसों आपको मैं बता रहा था 60% के नीचे आने के बाद एफआईज बेचना बंद कर देते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। 80% के ऊपर खरीदना कम करते हैं, बेचना। एग्जैक्ट आप देख लिए। सिर्फ एक्सेप्शन है मार्च अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना, जहां 42-45%, 40% के आसपास है, वो एक्सेप्शन है। वो तो वापस कभी आएगा नहीं। मार्च अप्रैल तो आने वाला है नहीं, आए भी नहीं तो अच्छा आए भी नहीं ना। बहुत सारे लोग तो इंतजार में बैठे, आए तो अच्छा है, मिस कर गए ना। सोचा नहीं था कि, तो जिनको पैसा लगाना वो इंतजार भी कर रहे हैं कि कुछ तो आए, कभी तो आए। तो वो एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए जो एक्सट्रीम सेंटिमेंट वाला होता है, जब आप 40-42% की रेंज में इंडेक्स लॉन्ग पर जाते हैं एफआईज की। अदरवाइज 60% के आसपास आते ही एफआईज की तरफ से खरीदारी शुरू हो जाती है। तो दो सबसे बड़े पॉइंट है आपके लिए। सबसे बड़े पॉइंट दो ही हैं। पहला आपका ओवरसोल्ड मार्केट, हल्के हो चुके बाजार। और अच्छी बात क्या है दीप, मैं आमतौर पर एक और चीज कहता हूं, तीसरी अच्छी बात कहता हूं, आमतौर पर मैं कहता हूं कि ट्रेडर्स हल्के हो गए, है ना। ट्रेडर्स हल्के हो गए, अब वो नहीं बेचेंगे। तो ट्रेडर्स तो परसों ही हल्के हो गए थे, आई मीन गुरुवार को ही, एक्सपायरी के दिन। शुक्रवार को एफआईज भी हल्के हो गए, तो बड़े इन्वेस्टर्स भी हल्के हो गए। तो दोनों ही ये इंटरेस्टिंग चीज है कि मार्केट 1 या 2 दिन के करेक्शन में ही है ना, बड़े इन्वेस्टर्स भी अब मतलब डर उनको भी है कि हमें ऊपर में बेचना है, लेकिन ये ऊपर कहाँ है, किस लेवल को ऊपर आप मानेंगे वो पता नहीं किसी को। आपने तो बताया देखिए हमने तो बोला है, पता नहीं, भगवान जाने, वो सही हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उस हिसाब से तो 17,000 से लेकर 21,000 तक की रेंज निकल कर आती है, बड़ी रेंज है। उम्मीद करें कि वहां तक पहुंचे मार्केट। लेकिन पॉइंट यही कि जहां भी पहले ही संकेत आता तो सबको प्रॉफिट बुकिंग करनी, और यही इस मार्केट की खूबसूरती है। तो पहली चीज आपका इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एकदम कंफर्टेबल है, पुट कॉल रेशियो एकदम कंफर्टेबल है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि एफआईज भी हल्के हो चुके हैं। ये 3 बड़े कारण है जिसकी वजह से आज शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दिखेगी। तो ये तो पॉजिटिव हो गए। ये पॉजिटिव। हाथ कहाँ पर रुक सकता है? हाथ रुकने में एक ही चीज है दीप के, पहली चीज तो ये कि एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा आया, तो आपके पीछे मतलब आप वो कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो शुक्रवार को बेचा, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आज भी बेचे, लेकिन आप पास्ट भुला तो नहीं सकते, देखेंगे तो ही। तो थोड़ा एफआईज ने हाथ रोका, एक वो नेगेटिव है। दूसरा ये कि पिछले 2 दिनों में आखिरी आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में कोई साइजेबल रिकवरी आई नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो दूसरा नेगेटिव। तीसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स बुरे नहीं है, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं कि आप बहुत तेज दौड़ लगा लें। चौथी चीज ये कि आपको पिछले हफ्ते में पहली बार लंबे समय बाद लगभग 3 महीने में ऐसा ट्रेड मिला जहां दोनों तरफ के ट्रेड बन रहे हैं, एक तरफा ट्रेड नहीं हुआ। करेक्ट। तो अब देखते हैं कि ये दोनों तरफ का ट्रेड होने से अब एक तरफा ट्रेड वापस तेजी की तरफ बाय ऑन डिप्स वाले में चले जाएं या सेल ऑन राइज वाला भी है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव साइड में। एक चीज और बोलना मैं भूल गया, और वो ये कि इस पॉजिटिव साइड में अच्छी चीज ये कि निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं, और निफ्टी में आज भी अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव साइड में कि बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने अपना तोड़ा है। अब आज दीप इंटरेस्टिंग चीज जो है, क्या बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है जी, और उसका कारण बताऊं। बैंक निफ्टी में क्या है, प्राइवेट बैंक्स। शुक्रवार को शाम को आरबीआई की तरफ से एक पेपर आया है 100%, एनबीएफसी के नियम बदलने को लेकर डिस्कशन पेपर जारी किया जी। अगर आरबीआई वो पेपर लागू करता है ऐसे कैसे, ठीक है, तो वो एनबीएफसी के लिए नेगेटिव है, स्पेशली बड़ी नेगेटिव एनबीएफसी के, क्योंकि उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकों की तरह आप करेंगे। देखो बैंक और एनबीएफसी में फर्क क्या है, बैंक्स 100% कंप्लीटली रेगुलेटेड है, एनबीएफसी को वो काम करने की फ्रीडम है, जहां 2 पैसा दिखता है वो काम कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर एनबीएफसी और स्पेशली बड़ी एनबीएफसी जिसमें निफ्टी की आपकी एचडीएफसी लिमिटेड हो गई, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व टाइप की बड़ी एनबीएफसी हो गई, अगर उन्हें भी बैंकों की तरह रेगुलेट किया जाए तो फिर मामला मुश्किल है जी। तो ऐसे में एग्जैक्टली ये एक डिस्कशन पेपर है, कब लागू होगा नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंटली ये प्राइवेट बैंक्स के लिए अच्छा है जी, क्योंकि अगर आप एनबीएफसी चला रहे हैं और आपको बिजनेस करने के रेस्ट्रिक्शंस है, कैपिटल जुटाने के रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कैपिटल रखने के रेस्ट्रिक्शन है जो बैंकों के कंपैरिजन में, तो फिर बैंक आगे फायदे में ना, क्योंकि बैंक के पास सस्ती डिपॉजिट है, एनबीएफसी को तो बैंक से उधार लेना है, बिल्कुल करेक्ट। तो इनडायरेक्टली प्राइवेट बैंक्स के लिए आज ये पॉजिटिव है। तो हो सकता है इसके दम पर प्राइवेट बैंक्स आज बैंक निफ्टी को ऊपर खींच दे, चलिए वो भी पॉसिबल है।
तो एनबीएफसी थोड़ी दबाव में रह भी जाए सपोज, तो प्राइवेट बैंक ऊपर खींच के आ सकते हैं, तो वो आपको गिरे हुए भी अच्छे खासे हैं, तो वो बढ़ जाए तो आपको बैंक निफ्टी से सहारा मिल सकता है। तो हर चीज में आज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैंने इसलिए पहले पूछा आपको क्या सुनना, अच्छा बुरा दोनों तरह, हर चीज में दोनों चीज आपके निकल के आ रही है। पर अच्छा थोड़ा ज्यादा, अच्छा थोड़ा sound ज्यादा, कर रहा है। अच्छा थोड़ा ज्यादा 100%। yes। और एक जो वो बात थी सर लास्ट वीक जो हमने करी थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी को संभालेगा या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी को ड्रैग करेगा, उस लिहाज से आज देखें तो क्या रोल होगा? निफ्टी ज्यादा एक्टिव रहेगा या बैंक निफ्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट? मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी रहना चाहिए। जो अगर मैं इसका विश्लेषण सही कर रहा हूँ मेरी समझ से, तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ जहां भी देखिए जिस किसी को बैंक से कॉम्पीट कर, आप सिंपल चीज समझें दीप, ये क्वार्टर के रिजल्ट आपने देखे अभी तक जितने बैंक्स के आए हैं, प्राइवेट बैंक्स के स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में, सबकी ग्रोथ कहां से आ रही है? साउथ वालों की लोन, गोल्ड लोन से। हाँ? मुथूट मन्नापुरम जैसी कंपनियां सालों से, दशकों से जमी हुई गोल्ड लोन में, नाम एकदम जी। बिजनेस शिफ्ट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? वो 12 में देंगे, 8 में देंगे, करेक्ट। वो 12% में लोन देंगे गोल्ड लोन, ये 8% में देंगे। बैंक्स के तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम है। बिल्कुल। आज होम लोन भी देखो, आप बैंक से लेने जाओ 6-6.5% में होम लोन मिल जाता है जी। और आप एनबीएफसी से लो महंगा मिलेगा। तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम है तो वो सस्ता लोन दे सकते हैं। तो यही सिंपल चीज है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक्स के लिए अच्छी बात है, खींच सकता है। बिल्कुल, बैंक्स खींच सकते हैं। तो आज फाइनेंशियल्स पर रखनी है नजर। हाँ, मेक और ब्रेक तो वहीं से ही है। ठीक है। और निफ्टी एफएसआई की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये तो रही सेटअप की बात। अच्छा सर, आईपीओ मार्केट भी आपसे समझनी है, नया आईपीओ खुल रहा है, उसकी भी बात करेंगे और आज के संकेत भी देखने हैं सर। पर आज के संकेत समझे उससे पहले वीकेंड पर क्या हो गया था सर? मतलब वीकेंड पे क्या हो? सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन इंडिया में ट्विटर पर अच्छा, अरे ओके। मतलब मैं अपनी फीड रिफ्रेश कर रहा था, जब भी रिफ्रेश कर रहा था अनिल सिंह की तरफ से कुछ कमेंट आ रहा है या किसी की रीट्वीट करिए या फिर किसी को कोट ट्वीट कर रहा है सर, और मतलब काफी एक्टिव थे। चल क्या रहा था सर? मैं एक्चुअली है ना दीप, मैं ट्रैवल कर रहा था, उदयपुर गया था मैं वीकेंड पर, और एयरपोर्ट जाते आते वक्त वहाँ पर आपके पास बहुत टाइम होता है, क्या करो, तो ये अच्छा काम है सोशल मीडिया आपका। और एक्चुअली आजकल ऐसा हाल है कि बजट के पहले वैसे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे इफेक्टिवली आज मैंने 7-8 जनवरी के बाद से ट्विटर को ढंग से देखा ही नहीं। मतलब 15-20 दिन बाद मैंने ढंग से ट्विटर खोला है ऐसा, तो 12-13 दिन बाद तो फुर्सत में था, तो बैठ के हमारे सारे दर्शक हैं जो, पर सर इसमें एक चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि हर ट्वीट हर कमेंट पर आपने कुछ रिप्लाई करा है या कुछ एंगेज करा है, जो मतलब आपके ट्विटर पर ऑलरेडी इतने सारे एक्टिविटी होती है, उस पर भी आप हर ट्वीट पर एंगेज कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और माफी चाहता हूँ, काफी लोगों को रिप्लाई नहीं भी कर पाया, कुछ लोगों को डायरेक्ट मैसेज में भी रिप्लाई किया है, कुछ को वैसे ही किया है, लेकिन फिर भी उसके बाद जैसे मैं लैंड हुआ मैं फिर बंद उसके बाद वो आप मतलब वो बोलते हैं ना कि सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं धरातल पर, तो वैसा हाल है। तो जब आमतौर पर ये मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, एयरपोर्ट्स पे होता हूँ, तो अब आप चेक इन कर लिया, अब क्या काम है जी, बैठे बैठे तब तक वो कर रहे हैं, या फ्लाइट में भी बैठे बैठे टेक ऑफ करने के पहले 15-20 मिनट आधा घंटा तो लग ही जाता है, तो वो कर लिया, तो वो टाइम है ना आपका यूज हो जाता है एक्चुअली। तो वो मैंने हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बिताया। बट सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग वाकई में जितना प्यार करते हैं जी सर, बिल्कुल, उसका कर्ज कैसे उतारना है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है जितना प्यार लोग देते हैं। हालांकि देखिए मुझे पता है कि अगर आपको 100 लोग देख रहे हैं, 100 में से 90 और 95 आपको ताली बजाएंगे, तो 5 या 10 लोग गाली भी देंगे। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि सलमान खान हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेकिन सलमान खान इसलिए कि उसकी पिक्चर लोग देखते हैं। तो नेचुरली हर एक आदमी के साथ, किसी के भी साथ देख लें, बड़े से बड़े पर्सनैलिटी के साथ देख लें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पसंद करते। और हमारे तो बहुत सिंपल सी बात है दीप, हम तो परफेक्ट है ही नहीं और हमारे तो अगर हम होने की कोशिश भी करें तो मार्केट नहीं होने देता। आपने सलमान खान कहा सर, आपके जो बच्चन साहब का कमेंट था और कौन बनेगा करोड़पति था, उस पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट तो वहीं पर आया। मजे की बात है। चलिए, ये हल्की फुल्की चीजें वीकेंड के लिए ठीक है, और अब आज फिर से काम पे लगना है। और सीधी सी बात क्या दीप, देखा हमारे हमें हर रोज इम्तिहान देना है जी। हर रोज सुबह 8 बजे एग्जाम देना है, 3:30 बजे रिजल्ट आता है, कितने सही थे कितने गलत हैं। तो अब जब आपको रोज एग्जाम देना तो रोज तो पास नहीं होंगे जी। कभी तो मैं बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि शुक्रवार को मैंने इतने दिनों बाद ना जो रेंज दी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, मैंने एक ही दी। मैंने कहा एक से काम चल जाएगा।
यही मुझे मार्केट सिखाता है। शुक्रवार को मैं कॉन्फिडेंट था कि फर्स्ट रेंज ही नहीं छोड़ेंगे, 13,425 13,475, सॉरी 14,425 14,475, वही रेंज दी थी। नहीं दी ना, 14,350 आ गया। बैंक निफ्टी पे एक ही रेंज देके रुक गया, देखो 31,200 आ गया। हालांकि दूसरी भी देता तो मेरी 31,550 650 ही होती, तब भी गलत होता। लेकिन पॉइंट ये है कि जहां ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और ये मुझ में भी होता है, दर्शकों की बात नहीं, वो तो ट्रेड करते हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन मुझ में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी आ जाता है कि नहीं ये रेंज नहीं तोड़ेगा, और उसी दिन, मतलब आप सोचो ना, खाली फ्राइडे के दिन एक रेंज दी और उसी दिन सिखा दिया। अब इससे बढ़िया आप, मतलब आपको क्या लेसन चाहिए भाई? समझ लिया, तू अपनी औकात में रहे, मार्केट मार्केट है। तो इसलिए हमेशा हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, वो तो है, वही गुरु है, बाकी हम सब तो फॉलो शिष्य सीख रहे हैं बस। तो आज मार्केट क्या कह रहा है सर, संकेत क्या है? संकेत, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है जी। मैं न्यूट्रल भी रख सकता था, लेकिन डाउ उतना ही गिरा जितना उम्मीद थी, और बाकी ऊपर है तो पॉजिटिव साइड पर। एफआईज के नेगेटिव हैं, डीआईज के नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हो गए। सेंटीमेंट मैंने न्यूट्रल रखा है, 2 दिनों से थप्पड़ पड़ी है तो थोड़ा न्यूट्रल है, आज एक दिन से भी मतलब थोड़ी हरियाली हो जाए उसके बाद पॉजिटिव होगा। ट्रेंड मैंने अभी भी पॉजिटिव रखा है, उसकी वजह दीप देखिए, निफ्टी अच्छा है, बैंक निफ्टी खराब है जी। तो अब मैं ट्रेंड न्यूट्रल भी कर सकता था, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आज इन खबर के दम पर थोड़ा ठीक हों जी, और कोटक के रिजल्ट है, इसलिए मैंने ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रखा है, न्यूट्रल नहीं किया। ठीक है, 14,275 14,350 आज के दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन शुक्रवार की लर्निंग से एक रेंज नीचे की और दे देता हूँ। 14,150 14,225 ये आपके नीचे की रेंज है। 14,475 14,525 ये दिन की ऊपरी रेंज है, और वैसे मेरे हिसाब से इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार 14,525 के ऊपर निकल कर टिके तो 14,575 14,600 तक की जगह आपके लिए बन जाएगी। ओके। बैंक निफ्टी 30,900 31,000 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है, उसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, फिर भी 30,400 30,550 की एक रेंज आपको रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी ऊपर 31,500 31,650 150 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर 31,700 31,850 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट भी बनते हुए फिर से दिखेंगे। दिन की रेंज दे दूं जी सर, 14,350 14,435 ये दिन की छोटी रेंज है। अब 14,435 के आसपास खुलने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उससे ऊपर अगर खुलते हैं तो फिर थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन हो सकता है क्योंकि अब धीमे धीमे आपकी वापस मजबूती डाउ फीचर्स की बढ़ रही है, तो हम आज डाउ फीचर्स को देख के खुलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दूसरी रेंज पर फोकस करना है, 14,275 14,475 ये दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 14,225 14,525 की निकल कर आती है फिलहाल। ठीक है, बैंक निफ्टी 31,000 31,500 दिन की छोटी रेंज, 30,900 31,650 दिन की मीडियम रेंज, और 30,550 31,700 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चले फिलहाल। ओके, तो ये है आपके लिए लेवल्स। अच्छा सर, एफआईज और पीसीआर तो आपने समझा दिया, गिरावट में विक्स में ज्यादा चेंज नहीं आया, तो इसको कैसे समझे सर? विक्स थोड़ा सरप्राइजिंग है कि इतना कम 1% जो आपका बढ़कर आया है, तो इसका मतलब ये कि शायद कहीं कहीं मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, वहां से आप गिरावट की उम्मीद कम कर रहे हैं। और कल करेक्शन भी जो हुआ मुश्किल से 1.5 से 2 दिन का करेक्शन, तो अब तक का इतिहास है कि 1.5 दिन का ही होता है, इस बार 2 दिन का मान लो। गुरुवार को भी हम सुबह से ही गिर रहे थे ना, सुबह एक बार खाली 5 मिनट हरे निशान में दिखे, तो 1.5-2 दिनों का करेक्शन ही है, और हो सकता है उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाए। जो तेजी की पोजीशन है दीप, उसके लिए 14,350 का स्टॉप लॉस रखिए आप, इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही रखना है। ओके, 30,900 बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग जी। तेजी की पोजीशन के बाद शॉर्ट अगर है तो 14,525 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। ठीक है, 14,525 के ऊपर बंद हुआ, वापस आप नए हाइज बनाएंगे, नए हाइज तो तैयार हो रहे हैं। 14,525 के ऊपर आने के बाद नए हाइज बनेंगे, और 14,753 का हाई बनाया, वापस बनाएंगे ऊपर। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर करेक्शन आपका ये रनिंग करेक्शन जो आते हैं ना बीच बीच में 2-3% वाले, इसीलिए हमने जब वो बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे में 5% से नीचे के करेक्शन को रनिंग ही करना है, उसको उतना आप प्रिसाइज हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है जी। ये कभी भी 1 दिन 2 दिन में आएगा, वापस मार्केट लंबे वाले ट्रेंड में चले जाता है, तो लंबा वाला ट्रेंड तो अभी भी तेजी का है। 14,525 के ऊपर बंद होते हैं आप वापस से मजबूत हो जाएंगे, और 14,600 के ऊपर बंद हो गए तो कहना ही क्या। ठीक है, ये आपका हो गया निफ्टी का 14,525 आज के स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग। ओके सर, बैंक निफ्टी का मिल नहीं रहा दीप, स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है। किधर? मिनिमम 31,800 के ऊपर आता है, तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने छोटा रखा 31,550 का।
ये अंदाज से। जिसको सोच समझ के लगाना, 31,850 का लगाए। ओके, अब आपकी ताकत है 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में नेगेटिव देखने की, शॉर्ट है, तो आपकी मर्जी। मेरी तो हिम्मत नहीं होती भाई कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूं, तो इसलिए मैं 31,550 का छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं। बाकी 31,825 850 सही स्टॉप लॉस है जो डेटा में निकल कर आता है। अच्छा, तो मतलब स्कोप है फिर थोड़ा ऊपर जाने का। हाँ, मतलब बैंक निफ्टी में मुझे ताकत 31,850 के ऊपर बंद होने के बाद ही पहली ताकत दिखेगी, जो निफ्टी में मुझे 14,525 के ऊपर दिखेगी। तो मेरे लिए क्लोजिंग इन दोनों लेवल के ऊपर होती तो फिर ट्रेंड बदलेगा। ठीक है सर, नई पोजीशंस? निफ्टी खरीदे 14,350 के स्टॉप लॉस के साथ। जो शुक्रवार का लो है वही स्टॉप लॉस लगाना है। 435, 475, 500, 525 और 575 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। ये सारे लेवल आप खुलेंगे 14,475 के आसपास। मेरे हिसाब से 14,435 मैं फिर बताऊंगा सबसे फर्स्ट लेवल जी, पहला एंट्री लेवल 14,435। ओके, पहला एंट्री लेवल वो निकलेगा अगर गैप से खुले तो। ओके, तो ऐसा लगता अब यही है कि दीप वही इम्पोर्टेंट, हमने 2 दिनों में इम्पोर्टेंट लेवल पर शिफ्ट किया है। अब आज देखते हैं पहले सपोर्ट लेवल पर शिफ्ट करना है या नहीं करना, वो देखेंगे। ओके सर, ये 14,435 ठीक है। अब आइए जो शॉर्ट करना चाहते हैं, आप 14,500 से मूड बना सकते हैं शॉर्ट करने का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल लॉट्स बेचने 14,500, 525, 575, एक बेचना है तो 575 का इंतजार कीजिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप अपनी रिस्क और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर लीजिए। 14,500, 575 की रेंज में शॉर्ट कीजिए। 14,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 14,475, 435 और 375, ये 3 टारगेट के लिए। ओके, समझ गया। बैंक निफ्टी सर? 31,000 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 31,500, 650, 700 और 800, ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ के बनते हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं, वैसे बढ़िया रेंज जो बेचने की है वो 31,700, 850 की रेंज में है। Okay. अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंतजार करें या 31,500 से ही मूड बनाना शुरू करें। जो मल्टीपल लॉट्स बेचना चाहते हैं वो 31,650, 700, 800 इस रेंज में अलग अलग बेचिए। तो मार्केट का मूड माहौल, और उस समय आपको ये भी देखना है कि डाउ फ्यूचर्स, समझो डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ही है, तो फिर आप 31,650 पे ही बेच दो। डाउ 250 हो गया तो फिर आपको समझ में आना चाहिए 31,800। तो हर एक चीज को है ना पर्सपेक्टिव में देखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की है, जो लोग है ना टीवी पे पूरी स्ट्रेटजी सुनते हैं जी, उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे हाव भाव, मेरे बोलने के तरीके से अपने आप पता लगाते थे अनिल जी कितने कॉन्फिडेंट है तेजी को लेकर, कितने नहीं। ये सब ट्विटर पे क्या है, ट्विटर पे खाली शब्द है, भावनाएं कहाँ है ना। वो आप सफेद कागज पे काले शब्द, तो फिर उसमें कुछ वो तो समझ में अंदर की भावना तो वो आप जब टीवी पे देखोगे तभी समझ में आएगी कि भाई आदमी का मूड, माहौल, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। थोड़े इमोजीज ऐड कर दें आप ट्विटर पे। अरे इमोजीज भी मेरे लिए कुछ स्पेशल बनवाने पड़ेंगे। वही करना पड़ेगा। ये वाले स्टैंडर्ड वाले से वो काम नहीं चलता। एक मूडोमीटर या ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जो 6 ट्रिगर्स देता है। बट पॉइंट ये है कि जब आप सुनेंगे तो शायद आपको वेवलेंथ ज्यादा मैच करेगी। बिल्कुल, मुझे इस वीकेंड पे भी किसी का फोन आया था, कोई मार्केट की कोई आदमी, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको देख के निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ट्रेड करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा पैसा लगता तो नहीं है ना। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने हिम्मत नहीं पूछू कि पैसा बनता है। मैंने कहा पैसा लगता तो नहीं था। नहीं सर पैसा बनाता हूँ ये। मैंने कहा कैसे बनाते? बोले कि मैं अपना भी व्यू रखता हूँ, आपका भी मैं सुनता हूँ। जिस दिन आपका और मेरा व्यू दोनों का मिल गया उस दिन मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। मैंने कहा ये काम बढ़िया करते हो, ताकि इसमें क्या है, अगर आपका और मेरा व्यू मिल रहा है और आप कर रहे हो, अगर नुकसान भी हो गया तो फिर आप भी उतनी ही जिम्मेदार हो। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है। मजाक की बात है, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप खुद एनालिसिस करना शुरू करोगे, खुद डेटा क्रंचिंग करेंगे, खुद समझेंगे और खुद सुनेंगे, जब आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आप भी सोचो, तो आपका ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो फिर खाली ट्विटर पे जो पढ़ के वो तो फिर ठीक है। देखिए अब सबकी, कुछ लोगों की मजबूरी है कि टाइम नहीं मिल पाता तो उन्हें ट्विटर पे ही पढ़ना पड़ा, लेकिन ट्विटर पे आप इमोशंस नहीं डाल सकते। प्लस आप जो रोज एक डेटा रीडिंग का एक सीक्रेट जो बता देते हैं, उससे सीक्रेट जैसा कुछ नहीं। मुझे, मेरे लिए कोई सीक्रेट नहीं, मेरी लाइफ खुली किताब है। और मुझे जहाँ जो समझ में आता है, जहाँ मुझे जो लगता है मैं तुरंत बोल देता हूँ। मैं ऐसे सोच के भी नहीं आता कि आज ये बोलूंगा। आपसे बात करते करते कुछ पॉइंट हाथ ध्यान में आ गया, मैं तुरंत रख देता हूँ। नहीं आया तो नहीं बोलता। तो मैं ऐसे सोच के कभी नहीं आता ये मेरा सीक्रेट है। कई बार ऐसे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका सीक्रेट क्या है? मैंने कहा मेरा सीक्रेट ही नहीं भाई। कहाँ सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट? कुछ नहीं, जो आता है मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। बिल्कुल सर। पोजीशंस बैंक निफ्टी शॉर्ट सर?
बैंक निफ्टी शॉर्ट वाला रह गया ना, 31,650 31,800 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 31,950 का स्टॉप लॉस है, 31,550 350 200 इन 3 टारगेट कीजिए। अंडरस्टूड सर, ठीक है। बैन की बात करें सर तो सेल बना हुआ है, कूद हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, बढ़िया है, थोड़ा मूवमेंट हुआ है। अच्छा। वैसे तो 3 स्टॉक्स ही हैं, सेल जो बना हुआ है और शायद अरे आइडिया बाहर वेलकम, क्या बात है, बहुत दिनों बाद सर। माय फेवरेट, आज तो मेरे 2 फेवरेट स्टॉक एक्शन में आइडिया यस बैंक का, मुनाफे से घाटे से मुनाफे में दमदार नतीजे हैं सर वहाँ पर। देखते रहिए दोनों को देखिए आप, और दोनों आपने लिस्ट भी करें कि मल्टी बैगर्स हो सकते दोनों। हाँ, छोटी प्राइस के हाई रिस्क स्टॉक, और सबसे बढ़िया बात ये दीप कि दोनों अफोर्डेबल है जी। हमारे जो दर्शक है उनके लिए अफोर्डेबल है। 10, 12, 15 रुपए का स्टॉक खरीदने में किसी को तकलीफ नहीं होती, तो उसमें पैसा बन जाता है। बिल्कुल। आप 15 रुपए का 12, 13 रुपए वाला यस बैंक 18, 20 रुपए हो जाता, 50-60% है, बिल्कुल कम नहीं होता रिटर्न। आइडिया वाला 10 वाला 13, 13.5 हो जाए, 30-35% रिटर्न है, कम नहीं होता किसी का। परसेंटेज में आप गिनोगे, और सबसे बढ़िया बात, सबको जितना चाहिए उतना ले पाते हैं। किसी को 100 लेना है, 1000 लेना है, 5000 लेना है, लाख लेना है, आप आराम से डिलीवरी लेके रख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ एक और क्या है, जब आप डिलीवरी लेके रख लेते हैं तो आपके नुकसान के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है हाँ रखेंगे रुकेंगे, तो वो बड़ा फायदा है। और आज तो मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं सर जी हाँ, प्रशांत कुमार साहब होंगे हमारे साथ 10:45 बाद। अच्छा, एक और बढ़िया मैनेजमेंट हमारे साथ आ रहे हैं आज सुबह 10 बजे। आमतौर पर 10 बजे मैं इंटरव्यू कम करता हूँ, लेकिन कंपनी बहुत ही बढ़िया है। SBI कार्ड्स, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो SBI कार्ड्स के मैनेजमेंट भी 10 बजे हमारे साथ लाइव होंगे। अश्विनी कुमार तिवारी साहब होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और न्यूज़ पर व्यूज़ के अलावा मार्केट मांगे मोर में 10:30 बजे निर्मल जैन साहब है जी, तो उनसे भी IFL के वो भी काम बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, उनकी सारी कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल सर, तो वो भी 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ेगी। दमदार एक्शन आने वाला है सर। अच्छा, अब सर डेटा तो आपने समझा दिया फंड्स का, पर वायदा कारोबार के हिसाब से देखें तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? वायदा कारोबार में दीप 14,500 एक ही लेवल है जिस पे आज नजर रखनी जी। 14,500 के ऊपर आप अच्छे हैं, 14,500 के नीचे जब तक हैं तब तक खराब ही है। मतलब जो गुरुवार और शुक्रवार की कमजोरी वो 14,500 के नीचे जब तक आप क्रॉस करना जरूरी, तब तक आप दोनों तरफा वाला मार्केट और बिकवाली वाला भी है। ओके, तो मैं 14,500 से गिनना शुरू करूंगा। ओके, तेजी में या नहीं, तो मेरे लिए 14,500 इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो बता देता हूँ। 14,500 के कॉल्स पर 20 लाख शेयर शुक्रवार को राइट हुए, और टोटल मिलाकर है ओपन इंटरेस्ट 33 लाख शेयरों का। हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन एज गुड एज हाईएस्ट है। और उसके बाद 14,600 पर 38 लाख शेयर है, उसमें भी 19 लाख शेयर ये गया। तो 14,500 और 14,600 इस 100 पॉइंट की रेंज में कंजेशन बहुत है। 500 पे भी रुकेगा, 525 पे भी रुक सकता है, 575 पे भी रुक सकता है, 600 पे तो रुकेगा ही। तो कहाँ रुकेगा नहीं पता, लेकिन इस रेंज में रुकेगा ये पता है। ये पता है कि इस रेंज में रुकेगा, इसलिए ऊपर में इस रेंज के आसपास एक बार आप अच्छा लेवल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, तेजी को हल्का भी करिए, वापस ले लीजिए। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका निफ्टी। अच्छा, प्रीमियम 8 पॉइंट की घट के रह गई निफ्टी में खाली, और बैंक निफ्टी में प्रीमियम घट के 30 पॉइंट की आ गई। बैंक निफ्टी में दीप है ना 30,000 पे छोटा सपोर्ट है, सॉरी 31,000 पे, माफ कीजिएगा, 31,000 पे छोटा सपोर्ट है 7 लाख शेयरों का। 31,500 हल्का रुकावट का लेवल है, 8 लाख शेयर कॉल्स में। एक बार 31,500 पार किया तो 200 से 300 पॉइंट की तेजी बन जाएगी। फिर 31,650 से 31,850 की रेंज में कहीं जाकर रुकेगा 31,500 को पार करने के बाद, क्योंकि वहां पर 8 लाख शेयर थोड़े कॉल राइटर्स हैं। लेकिन 32,000 तो बड़ा जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट का, 31,000 32,000 ये लेवल था। सरप्राइजिंग ये दीप की इस बार मंथली एक्सपायरी, लेकिन डेटा बैंक निफ्टी में बहुत कम है। और बैंक निफ्टी में डेटा कम है तो गिरा भी ऐसे ही कम डेटा में, तो बढ़ भी ऐसे ही सकता है कम डेटा में, वहीं पर नजर है। मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी आज। चलिए सर, तो एक्शन बैंक्स में रहेगा नतीजों के दम पर, और साथ ही जो आरबीआई की तरफ से डिस्कशन पेपर आए फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखेंगे। अच्छा सर, आईपीओ मार्केट बहुत एक्टिविटी है, वहां पर नजर रखेंगे, किस तरह से देख रहे हैं सर आप? स्टॉक क्राफ्ट तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ कम अच्छी चीज़ें, वो बता दूं। पहली चीज़ तो कि ब्रांड अच्छी इनकी और मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का बिजनेस है ये, वो गैस के ऊपर के बर्नर्स के ऊपर, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी वो स्टोव के, शायद देवांशी बता, देवांशी उसको क्या बोलते हैं जिसके ऊपर वो गैस के स्टोव होते हैं, ग्लास पैनल वाले। हाँ ठीक है, यही होगा। या इनबिल्ट वाले। हाँ जो आप बोल रहे हो, हमें तो इतना ही पता है भाई, अपने को खाली बर्नर पता है कि बर्नर के ऊपर कुछ रखते हैं, तो अब वो जो वो प्लेटफॉर्म होता है उसको कुछ बोलते हैं भगवान,
कुकिंग टॉप, कुकिंग टॉप हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए याद आ गया। कुकिंग टॉप और एक हॉब होता है कुछ, कुकिंग हॉब भी होता है हाँ, कुकिंग हॉब और कुकिंग टॉप ये बनाने के बिजनेस में है ये। तो इसलिए बोलते हैं कि दीप आपको खास तौर से ये मेरी एडवाइस है, सीख लो अभी से ही सीख लो, पहले से तैयार अभी से सीख लो। आपको भी ये आशीष भी बैठा है हमारे, आशीष को भी सीखना चाहिए। ठीक है, इंस्पायर देवांशी से मत होना है। मेरी जो एडवाइस है उससे इंस्पायर होके नो सीख ले। तो चलिए, ब्रांड अच्छी है, मार्केटिंग नेटवर्क स्ट्रांग है, बढ़िया ही है। और कंपनी जो पैसा रेज कर रही है आईपीओ से, उससे थोड़ा अपना कर्ज कम करेगी तो थोड़ा डेट कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, ये अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों में दीप ये जो है फाइनेंशियल मजेदार नहीं मजा है ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब और मैं फिर कहता हूँ कि वो जैसे शादी के दिन कैसा होता है, दूल्हा दुल्हन बड़ा सज के आता है, इसीलिए दूल्हे राजा और दुल्हन मतलब वो होता है, वैसे ही हाल कंपनियों का आईपीओ के वक्त बड़ा सजाया धजाया जाता है। इसमें भी कम से कम वैसा लग रहा है देख के, क्योंकि FY19 में मुश्किल से 50-70 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, तो वो भी लॉस ही गिन लिए। उसके पहले कभी प्रॉफिट किया नहीं कंपनी ने, कभी नहीं ना कभी नहीं। और FY20 में इस बार प्रॉफिट किया, तो वो भी आईपीओ आने के जस्ट पहले प्रॉफिट। और वो भी प्रॉफिट क्यों हुआ, वो 3 कारण, हमने बहुत विस्तार से इसकी बैलेंस शीट पढ़ी, पिछले 3-4 साल के सारे फाइनेंशियल बहुत अच्छे से देखे। एक, इन्होंने अपने ऐड कम कर दिए, लेकिन ये जो बिजनेस है इसमें ऐड तो करना ही पड़ेगा। हॉकिंस और प्रेस्टीज से अगर आपको कॉम्पीट करना है तो बिना ऐड कैसे करोगे। आईपीओ लाने के पहले आपने ऐड कम कर दिया, 35-40 करोड़ का ऐड करते हैं, वो घटा के इन्होंने 5-7-10 करोड़ का कर दिया, तो वो आपके वही पैसे बच गए, तो वापस तो करना ही पड़ेगा पहला। दूसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम की है, आई डोंट नो क्यों कम हुई इनकी, लेकिन दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट तो रखनी पड़ेगी, कम करने से काम चलेगा नहीं। तीसरा ये कि एक और हाँ, टैक्स नहीं लग रहा है इनको अभी, पुराने लॉस बोलते हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली कब तक करेंगे भाई, आगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें जिनकी वजह से FY20 में प्रॉफिट आया है, वो आगे सस्टेन होगा नहीं होगा, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा तो मुझे समझ में आएगा। मेरे बहुत सारे सवाल है, रिक्वेस्ट भी की हुई मैनेजमेंट को कि आइए इंटरव्यू दीजिए, देखते हैं आते नहीं आते, तो वो आएंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरे लिए फाइनेंशियल ना मजा नहीं है, और जिस वजह से पिछले साल प्रॉफिट में, अच्छा इसी वजह से एक और चीज बताऊं, पिछले 3 सालों से कंपनी चूंकि प्रॉफिट में नहीं, तो आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% का है, नहीं तो 15% होता है, ये 10% ही है रिटेल का, ये कोई चीज। तो अब मेरी राय जो है, जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्टिंग पर बेच कर निकलना जानते हैं मुनाफे नुकसान में, हालांकि इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वैल्यूएशंस 8 पार है। आप हॉकिंस टीटीके से कंपेयर करते तो लगभग उनके आसपास के वैल्यूएशन है, लेकिन मैं हॉकिंस और टीटीके के वैल्यूएशन इसको क्यों दूं, एग्जैक्टली क्यों दूं, ये मेरा बड़ा सवाल। तो मुझे इससे बढ़िया वैल्यूएशन, मुझे कम आप सस्ता दो, तो इसलिए हो सकता है आईपीओ मार्केट का यूफोरिया है आजकल मूड माहौल के साथ, हो सकता है एक बार लिस्टिंग ठीक ठाक हो जाए, तो सिर्फ जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, लिस्टिंग पर बेचना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग है इनके लिए आप लगा लें पैसा, बड़ा बन जाए तो आपका नसीब है। अच्छा, तो मैं तो क्वालिटी के हिसाब से अगर आप मुझे देखें, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें, तो मैं बहुत मुझे प्रभावित नहीं किया है। तो मैं बोलूँगा जो रिस्क नहीं लेना चाहते छोड़ दे, एक आईपीओ में नहीं बना पैसा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको रिस्क लेनी तो आप लगाइए। फिर तो रिस्क के हिसाब से ही पैसा लगाएं और लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाएं। वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब तक मैं कंपनी के मैनेजमेंट से सुन न लूं ये 3 चीजों के बारे में कि एड एक्सपेंस वापस आपके कितने होंगे जी, एम्प्लॉय कॉस्ट आपने जो कम की वापस आएगी कि नहीं आएगी, exactly. और ये जो आप कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहे हो, ये कैरी फॉरवर्ड लॉस कब तक चलेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा, ये 3 चीजों पे मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल, मैं तो साफ कह रहा हूँ मैनेजमेंट को, आइए बात करें। आशा है कि मैनेजमेंट, और हो सकता है अगर वो इस पे क्लेरिफिकेशन देर अच्छी बोले तो हो सकता है मेरी राय भी बदल सकती है। अभी जितने हमने DRHP पढ़ा है, जितने डेटा क्रंचिंग करें, उससे ये दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टोकक्राफ्ट आईपीओ, नजर रखिए इस पर। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ आज आखिरी दिन है, वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर, कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। थोड़ी देर में रिजल्ट एक्सरे पर भी वरिंदर बंसल के साथ बात करेंगे। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज आने वाले नतीजों पर फोकस कीजिए। निफ्टी में आप देखिए L&T और कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैश स्पेस से आरती ड्रग्स, APL अपोलो ट्यूब्स, एस्टेक लाइफ साइंस, RPG लाइफ साइंस, कैनफिन होम्स, ICICI सिक्योरिटीज, नवीन फ्लोरेन जैसे स्टॉक्स के साथ सूची काफ़ी लंबी है और यहाँ पर कुछ चुनिंदा नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का जो IPO है वो आज बंद होता हुआ दिखेगा। इशू प्राइस 517 से 518 रुपये प्रति शेयर है। इसकी साइज जो है ऑलमोस्ट 1150 करोड़ रुपए
रुपए की है। कुछ स्टॉक्स में प्राइस बैंड भी रिवाइज किया गया है, जिसमें जेके टायर और मद्रास फर्टिलाइजर्स हैं। यहाँ पर इनका जो प्राइस बैंड है वो 20% से रिवाइज करके अब 10% कर दिया गया है। पोस्ट मार्केट अर्निंग्स भी आई थी, जहां पर रिलायंस, यहाँ पर आप देखिए ऑपरेशनली नंबर्स जो हैं अक्रॉस सेगमेंट्स काफी बेहतर रहे हैं। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट का भी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। खासकर जियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह का मार्जिन आए हैं 43.1% से बढ़कर 43.6%, साथ ही कंपनी की जो आरपू है वो 145 से बढ़कर 151 होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल अगर आप नतीजों की बात करेंगे तो कंपनी का जो मुनाफा है 40.5% बढ़कर 14,900 करोड़ रुपए के करीबन आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है, हमारा अनुमान 17.3% का था, उससे बढ़कर 18.3% के मार्जिन जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। यही नहीं, अगर आप रिटेल कारोबार का भी देखें तो यहाँ पर भी जो मार्जिन है 5.2% से बढ़कर 8.4% होती हुई दिखी है। इसके अलावा एक और दिग्गज निफ्टी कंपनी एचडीएफसी लाइफ, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे थे। नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी नेट प्रीमियम इनकम है वो करीब 21% बढ़कर 9,490 करोड़ रुपए करीबन आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 251 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ रुपए हुआ है। यही नहीं, अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात करें तो यहाँ पर लगातार स्टील सेक्टर पे आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर मार्जिन खासकर अगर आप देखें तो 13.5% से बढ़कर 27.2% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 2507 करोड़ का अनुमान था हमारा, उसके मुकाबले कंपनी ने 2680 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। तो यहां पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। कैश बेस से भी कुछ नंबर्स आए थे, जहां पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ने नंबर्स घोषित किए हैं। मार्जिन 12.8% से बढ़कर 14.8% है। और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है यहां पर 46% की बढ़त हमें देखने को मिली है। मुनाफे का जो फिगर है वो कंपेरेबल नहीं है। ग्लैंड फार्मा, इसके नंबर्स भी बेहतरीन साइड पर आए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा 32.5% बढ़कर 204 करोड़ पर है। साथ ही कंपनी की जो आय है वहां पर भी 33% की बढ़त हमें देखने को मिली है। रोजरी बायोटेक, यहां पर भी बेहतर साइड पर नंबर्स हैं। खासकर अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा 4.7 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ पर हो गया है। तो ऑलमोस्ट 70% की बढ़त यहां पर है। साथ साथ अगर आप कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है उसको देखें तो यहां पर भी 44% की बढ़त हमें देखने को मिली है। पॉलीकैब इंडिया, ये नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं भी हमने आपको बताया था। आप देखिए यहां पर जो कंपनी के ओवरऑल मुनाफा है वहां पर 19% की बढ़त हमें देखने को मिली है 263 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की आय में भी ऑलमोस्ट 12% का उछाल हमें देखने को मिला। जीएम फाइनेंशियल नंबर्स मिक्स थे, क्योंकि जो आय है वो करीब 2% गिरकर 884 करोड़ पर, मुनाफा उसमें 12.5% की बढ़त के साथ 250 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अंत में डीसीबी बैंक, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। यहाँ पर कंपनी की जो एनआईआई है वो 4% बढ़कर 335 करोड़ पर रही है। और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन आया है, 2.27% से घटकर जीएनपीए 1.96% पर। तो डीसीबी बैंक, स्टेबल नंबर्स। बिल्कुल, तो ढेरों नतीजे हैं और बैंक्स के नतीजे यहाँ पर भी आप रखें नजर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं और कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए जो होम फर्स्ट फाइनेंस की बात चल रही थी, अब तक जो आईपीओ है वो करीब 2.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ ही इंडिगो का जो आईपीओ था वो शुक्रवार को बंद हो चुका था, लेकिन आप देखिए अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिलता हुआ दिखा है। कुल इश्यू 117 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और क्यूआईपी से करीब 190 टाइम्स का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। फेडरल मोगुल पर नजर रखें, जहां पे ओएफएस के जरिए करीब 21% की हिस्सेदारी बेचने की योजना है प्रमोटर की। आईएच होल्डिंग के ओएफएस के जरिए अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनती हुई दिख रही है। नॉन रिटेल के लिए आज ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा और रिटेल निवेशकों के लिए 27 जनवरी को ये ओएफएस खुलेगा। फ्लोर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस के आसपास ही है, 305 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। अतुल लिमिटेड, जहां पे 29 जनवरी को बायबैक पर विचार होता हुआ दिखेगा बोर्ड की बैठक में। टाटा पावर और एनटीपीसी पर नजर रखें, एनटीपीसी से कंपनी को 1200 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और साथ ही ग्रासिम, इसके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। पेंट कारोबार में अब कंपनी एंट्री करती हुई दिखेगी। अगले 3 साल में करीब 5,000 करोड़ का जो निवेश है वो करने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। आज पेन स्टॉक्स पर भी नजर रखें। टाटा मोटर्स कंपनी ने 22 जनवरी को अपने जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके दाम बढ़ाए हैं, करीब 26,000 अपने अलग अलग वेरिएंट्स पर अप टू 26,000 जो प्राइजेस हैं वो बढ़ाए हैं। और साथ ही एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, इसके अपडेट्स आते हुए दिखे हैं तीसरी तिमाही के। कंपनी का कहना है कि इस तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। कुल कामकाजी आय इस तिमाही में 11% बढ़ती हुई दिखी है। टनेज होल्डिंग में 8% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है और वेस्ट जो प्रोसेसिंग होता है उसमें भी 11% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और शनाइडर इलेक्ट्रिक, इस पर नजर रखें, ल्यूमिनस पावर टेक जो इनकी सब्सिडरी है उसके अधिग्रहण के लिए अब कई जो पीई निवेशक हैं वो आगे आते हुए दिखे हैं। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, बेन कैपिटल और ब्लैक स्टोन करीब 3,500 से 4,000 करोड़ में ये डील होती हुई दिख सकती है। इसमें जो खरीदारी है, हिस्सा खरीदारी है वो करते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर भी आप नजर रखें।
ओके, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं। ब्रोकरेज एक्शन भी आज काफी रहेगा, जानते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखिए कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़े अपग्रेड आते हुए नहीं दिखे। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो है उन्होंने 2450 से इनफैक्ट घटाकर केवल 2400 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स देखिए, ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 2390 रुपये के लक्ष्य लिए। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी की, 1320 से बढ़ाकर 1350 कर दिया है। 2050 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा अल्ट्राटेक यहाँ पर शानदार नतीजा आते हुए देखें। जेपी मॉर्गन का मानना है कि अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 6000 से बढ़ाकर 6230 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे 5900 से लक्ष्य को बढ़ाकर 6750 कर दिया है। करीब 5600 रुपये के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 6700 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 6300 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी नतीजे आए थे। सीएलएस से बिकवाली की राय दे रहे 340 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य 410 रुपये से बढ़ाकर 425 कर दिया है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी मार्जिन अगर आप देखें तो आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 765 रुपये के लक्ष्य ले। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी 820 रुपये के लक्ष्य ले। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया मैक्वायरी ने, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ करीब 850 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया है। एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीएनबी मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिली थी। सीएलएस से खरीदारी की राय को बरकरार रखें 1125 के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है 1055 रुपये के लक्ष्य के लिए। 857 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। एशियन पेंट्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 1633 रुपये के लक्ष्य के लिए। काफी नीचे का लक्ष्य दिया है क्योंकि 2600 रुपये के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो जो कॉम्पिटिशन है लगातार बढ़ते जा रहा है। बायोकॉन सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 470 का, 393 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। सीएलएस से बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं। लंबे समय से बेरिश हैं स्टॉक के ऊपर। लक्ष्य जो है इन्होंने 265 से घटाकर केवल 240 कर दिया, 393 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एनसीसी पर। सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 53 से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया, 57 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ओके, तो बिल्कुल, तो ये है तमाम रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। यहाँ पर एनसीसी 80 रुपये, इंटरेस्टिंग है लिए, है ना? आज एक्शन दिखना चाहिए। आइए, एक्शन दिखेगा नतीजों के दम पर। तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, शुरुआत करते हैं दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ, अल्ट्राटेक और यस बैंक। बताएं पहले इनके बारे में। Well, very good morning, sir. Commodities. ये अल्ट्राटेक के नंबर देख के सर मुझे राधा कृष्ण दवानी जी की याद आई कि क्यों वो 1 साल पहले या 2 साल पहले वो इंडिया सीमेंट्स ले रहे थे। बिकॉज इतना बड़ा साइकिल बढ़ा सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। और अल्ट्राटेक के नंबर देख के लगता है सर कि 14% वॉल्यूम ग्रोथ आया है, एक्सपेक्टेड था 6 या 7%। और मैनेजमेंट का कमेंट्री में सर उन्होंने बोला कि द बेस्ट इज येट टू कम। उनका एबिटा पर टर्न नाउ इज अराउंड 1350। तो नंबर वाइज आप देखें तो अभी भी स्टॉक सर अगर आप 21 और 23 या 24 तक भी देखेंगे तो एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग कि 25 से 30% ये कंपनी ग्रो करेगी। तो अभी भी कोई महंगा स्टॉक नहीं है ये। सो बहुत अच्छे नंबर आए थे सर इस कंपनी के। और आई डोंट नो कि वो ग्रासिम में भी पेंट में एंटर करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगी अल्ट्राटेक के वाया। तो देयर आर फ्यू एनालिस्ट जो उस पे भी बुलिश है कि हाँ उनको उससे भी पैसा मिलेगा। तो ये दोनों चीजें अच्छी हुई अल्ट्राटेक के लिए। आई थिंक यस बैंक का तो सर आपने एनालिसिस ज्यादा कर दिया और अच्छा कर दिया मेरे से। आई थिंक दे आर कमिंग स्लोली बैक ऑन ट्रैक, व्हिच इज गुड थिंग टू सी कि यस बैंक में ये चीजें हो रहा है। बट उसके अलावा सर अगर आप बोलो तो आई विल कम टू द मिड कैप स्टॉक। बिल्कुल, मिड कैप्स में भी स्पेशली जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का मौका देते हैं, उस तरह के स्टॉक्स बताएं पहले। सर ऑन टॉप ऑफ लिस्ट अगेन कम्स द बिड बिरला कॉर्प। ये बिरला कॉर्प का नंबर थोड़ा ध्यान से देखने वाला है सर। अगर आप इसका एबिटा देखेंगे तो 12% ऊपर आपको दिखाता है, बट एक्चुअली आपको इसमें दो देवर वन ऑफ्स उन्होंने एक प्रोविजन ली है। तो अगर उसको निकाल दिए तो एडजस्टेड एबिटा एक्चुअली 23% ऊपर है, 12% ऊपर नहीं है। तो नंबर्स जो दिखते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे हैं और एडजस्टेड बेसिस। प्रॉफिट तो आपको मालूम ही है सर, कुछ 80% ऊपर पड़ा है। तो टैक्सेशन कम था तो इसलिए वो हुआ।
इंपॉर्टेंट इसमें देखने वाला कि एबिटा पर टन 992 का आया है, वो से 850। सर ये स्टॉक अभी भी सिंगल डिजिट मल्टीपल में ट्रेड करता है टीटीएफ पे, 9.5 टाइम्स पीई पे ट्रेड करता है और 1.2 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। तो नंबर्स अच्छे थे सर, बट वैल्यूएशन उससे ज्यादा सपोर्टिव है कि आपको सीमेंट कंपनी जिसके बारे में हम इतना बात कर रहे हैं वो आपको सिंगल डिजिट प्राइस अर्निंग में मिल रहा है। स्वराज इंजन ऑफ कोर्स इनको वॉल्यूम कम होते हैं बट नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। वैल्यूएशन वाइज 20 टाइम में ट्रेड करता है और 40% आरओसी इस कंपनी की। ओबराय रियल्टी अगेन सर, ये रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। आई थिंक जो कंपनी ने रिपोर्ट किया प्रॉफिट वो 10 क्वार्टर, इट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 क्वार्टर्स, द प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय ओबराय रियल्टी। अभी भी 2 टाइम बुक पे ट्रेड करता है सर। अगर आप देखें तो 2019 में जो भाव था वो जून 2019 में भाव था, वही आज का भाव है। तो आपको देखेगा मार्च से बहुत बढ़ गया, बट ऑनेस्टली लास्ट 1.5 साल में जो भाव था वही का वही भाव है इसका। नंबर्स आपके एनालिस्ट ने भी बता दिए थे कि नंबर्स किस तरीके से आए हैं। 46% मार्जिन ओबराय रियल्टी ने किया, तो बहुत ही शानदार नंबर आए थे इस रियल एस्टेट कंपनी के साथ। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टीज के नंबर बड़े दमदार है, लेकिन जो अच्छे नतीजों के साथ वैल्यूएशन थोड़े से महंगे और जो ठीक ठाक से रिजल्ट हैं उनके बारे में बताइए। सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज आएगा उस कैटेगरी में जहां नंबर्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे, बट वैल्यूएशन हमेशा से एक्सपेंसिव है इस कंपनी के, और उस बेस पे अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कुडोस टू द कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, अराउंड 50 टाइम पीई पे ट्रेड करता है, बट अगेन एज इट्स नंबर्स 400 करोड़ का एबिटा आया वर्सेस 220 करोड़ वाई ऑन वाई। इवन क्वार्टर क्वार्टर 250 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। मार्जिन 22% आए कंपेयर टू 16% वाई ऑन वाई, बट क्वार्टर क्वार्टर भी 18.5% से 22% हो गया। सो नंबर्स में कोई कमी नहीं थी सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज के, बट एज आई सेड वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वो तो हमेशा से रहा। तो ओके, एक और रोजारी बायोटेक, इसके रिजल्ट्स बताएं, और साथ ही जो रिजल्ट्स आपको लग रहा है कि बड़े मिस से हैं, खराब से रिजल्ट हैं, वो कौन से हैं? सर honestly I didn't like Rossari अच्छा, number. I think margins came under pressure for Rossari. 18.5% मार्जिन का 16% मार्जिन आ गया था। आई हैव नो क्लू सर कि इतना महंगा स्टॉक क्यों है। 65 टाइम्स में ट्रेड करता है स्टॉक से टीटीएम प्राइस अर्निंग रेशियो पे, 7 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स ट्रेड करता है ये। नंबर्स ऐसे धुआंधार नंबर्स नहीं आ रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। सो ओकेश रिजल्ट्स फॉर मी, but a very high valuation for Rossari Biotech. Some of these chemical companies में I don't know इतना valuation क्यों हुआ है। सेंचुरी के नंबर सर अच्छे नहीं आए थे। सेंचुरी के नंबर्स अगर आप देखें तो ऑनेस्टली वर वेरी बैड, टू पुट इट वेरी लाइटली। एबिटा 50% नीचे था सर इसका, और इसमें 3 सेगमेंट है सर जो आपको मालूम है, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट। सर पल्प एंड पेपर ने सबसे ज्यादा डैमेज किया इस नंबर्स को, उसका एबिट 100 करोड़ से 30 करोड़ आया। इवन टेक्सटाइल सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेक्सटाइल के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, टेक्सटाइल का एबिट भी 16 करोड़ से 3.5 करोड़ आया, रियल एस्टेट का एबिट सेम था। सो ओके, बैड नंबर्स कमिंग फ्रॉम सेंचुरी। ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंटेशन में देखे थे वो दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास 34 लाख स्क्वायर फुट अंडर कंस्ट्रक्शन है 3 प्रोजेक्ट्स में और इतना बड़ा फ्यूचर हो सकता है हमारा, वो अलग चीज है, बट नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। अब महिंद्रा लाइफ सर, आई हैव नो क्लू कि ये महिंद्रा ने ये कंपनी क्यों रखा हुआ है। दोबारा एबिटा लॉस आया, लास्ट मेरे ख्याल में 5 क्वार्टर से एबिटा लॉस बार बार आ रहा है इस कंपनी का। सो अगर आप महिंद्रा ब्रांड देखें तो उसके सामने एक ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स बहुत खराब आए हैं। 5 क्वार्टर से एबिटा लॉस दे रहा है सर ये महिंद्रा लाइफ, सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एटलीस्ट टू से। बट टुडेज डे सर, ऑनेस्टली आफ्टर लुकिंग एट अल्ट्राटेक रिजल्ट्स एंड ओबराय रियल्टी, आई थिंक सीमेंट एंड रियल एस्टेट आर द सेक्टर्स जहां पे लोग देखेंगे कि वैल्यू कहां पे है, किस स्पेस में। तो चलिए, ये है रिजल्ट्स जहां पर आप रखिए फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, वक्त निकालने के लिए, और आपकी बजट की पाठशाला के लिए। मुझे वीकेंड पे बड़े फ़ोन, मैसेजेस, रिव्यूज़ बड़े आए कि मतलब पिछली बार से लोगों को इस बार बजट ज़्यादा समझ में आएगा, ये उनका कॉन्फिडेंस है। तो ये आपकी क्रेडिट है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बजट की पाठशाला की और लोगों को बड़ा पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ मिलकर काम करता तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और बजट के दिन वरिंदर बंसल आपके साथ होंगे पूरे दिन भर हमारे एक्सक्लूसिव बजट पैनल में, जो बजट की बारीकियों का विश्लेषण आपके साथ करेंगे। और साथ ही बाकी मेहमान तो होंगे, टीपी ओसवाल साहब, विजय मंत्री साहब, अजय बग्गा सर और अरुण आनंदगिरी। सारे टैक्स, इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस, मार्केट्स, इन सब से जुड़े बजट प्रोविजंस जो भी आपके लिए उनको लेकर आएंगे। आइए बढ़ते आगे। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। सोमवार है आज हफ्ते के लिए पिक।
स्वागत है आप सबका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द वीक की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस स्पेस पे नजर रखना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ पे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ 680-85 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे एचडीएफसी लाइफ में, वो करीब 670 के पास है और ऊपर में स्टॉक का जो पहला हर्डल बनेगा वो 700 का बनेगा, तो 700 का पहला टारगेट होगा और वो लेवल क्रॉस होने के बाद इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और फिर 730 से 740 रुपए तक का मूव एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 670 का स्टॉप लॉस, 700 और 730 के टारगेट्स के लिए। ओके, एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने की राय नतियों के बाद यहाँ पर ऑलरेडी तेजी का इरादा सुमित जी रख चुके हैं। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक होगा हीरो मोटोकॉर्प। मुझे लगता है ऑटो स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है और ये वीक भी कंटिन्यू होगा। ट्रंकेटेड वीक है। बजाज ऑटो में जो हमने मूव देखी, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प में भी वो मूव आएगी। 3375 का बंद है, 3330 का मेरा लॉस होगा। मैं 2 टारगेट दे रहा हूँ। शॉर्ट टारगेट है 1 से 2 दिनों का 3483 और 3600 का मेरा वीक का टारगेट। 3600 का टारगेट इस हफ्ते के लिए ये लेकर चलें हीरो मोटोकॉर्प पे। साथ ही कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आपको रिपब्लिक डे की अग्रिम बधाई अनिल जी। और अनिल जी खरीदारी की राय है एसबीआई कार्ड पर, जिस पर के 2 सत्र पहले भी मैंने खरीदारी की राय दी थी और हमने शुक्रवार को इसमें एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी, बावजूद इसके कि बाजार कमजोर था और 1000 रुपए के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज आता हुआ दिखा है शुक्रवार को। तो मुझे लगता है कि तेजी इसमें पूरे सप्ताह कायम रहेगी। तो यह है पिक ऑफ द वीक। यहां पर 1000 से नीचे 995 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट मुझे लगता है 1090 का आएगा और बाद में 1125 के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। तो खरीदारी की राय है एसबीआई कार्ड। ओके, एसबीआई कार्ड्स में करें खरीदारी। और आज सुबह 10 बजे एसबीआई कार्ड्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होगा नतियों पर बातचीत करने के लिए। अश्विन कुमार तिवारी साहब होंगे हमारे साथ, एमडी और सीईओ एसबीआई कार्ड्स के। बढ़ते आगे हिमांशु जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। सर पिक ऑफ द वीक है रियल एस्टेट पैक से ही जो स्टॉक जिसने एक धमाल दिखाया हमें पिछले भी कुछ दिनों में, और स्टॉक का नाम है डीएलएफ। एक अनिल जी मेरा मानना है कि जो एक अच्छी तेजी आई उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में यहाँ से वापस से तेजी बनते हुए नजर आएगी। और मुझे लगता है कि चार्ट्स पर अभी भी जो इसके टारगेट्स हैं नियर टर्म के वो पेंडिंग है। तो 269 का आसपास का क्लोज है फ्राइडे को। यहाँ पर खरीदारी की राय है। 260 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 305 और 310 रुपए तक का टारगेट इस हफ्ते में डीएलएफ में मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। ओके, 305 310 के टारगेट डीएलएफ में आपके लिए खरीदारी करने की राय। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पिक्स ऑफ द वीक दूंगा मैं, 2-3 स्टॉक्स दूंगा। ओके, पहला तो है रैलिस इंडिया, एक जबरदस्त टाटा ग्रुप कंपनी है, जबरदस्त फंडामेंटल्स है और बजट के पहले जनरली ये स्टॉक्स चलते हैं और एग्री पे मैं काफी फोकस्ड हूँ और काफी मैं बुलिश हूँ। जिस तरीके से आप देखिए जो रबी की जो फसल की जो वो आई है, आंकड़े आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स अगेन दूसरा, और तीसरा चूंकि ये स्टॉकक्राफ्ट का आईपीओ चल रहा है तो मुझे लगता है कि हॉकिंस पे ध्यान दिया जा सकता है। सो ये 3 स्टॉक है जिन पे ध्यान दें। ओके, रिलीज है 285-86 वाला EIH एसोसिएटेड, वो वाला है ना EIH एसोसिएटेड या EIH कौन सा लेना है सर? EIH बड़ा मतलब भाव में बड़ा वाला, वैसे कंपनी छोटी है मार्केट कैप के हिसाब से तो 280 रुपया वाला। हाँ, वो जैन साहब के जेम्स में भी दिया था। ये वाला 280 वाला ये नहीं। हाँ 277 चल रहा है बराबर, 277 वाला। और तीसरा हो गया कौन सा, हॉकिंस या प्रेस्टीज? हाँ हॉकिंस, बिल्कुल हॉकिंस या प्रेस्टीज, सोच लो फिर से। हॉकिंस अनिल जी, प्रेस्टीज घर पे कौन सा है? साथ प्रेस्टीज भी चल जाएगा बट हॉकिंस ज्यादा बेटर लगता है मुझे। घर पे कौन सा है आपको? कि मैंने ये जब दिया था उस दिन इसकी ट्वीट पे कितने जबरदस्त वो हुए थे आपने कमेंट किया था, मैंने किचन वाले स्टॉक्स 2 दिए थे उसी दिन, तो एसपीएल मिड कैप में। तो ये जबरदस्त है और मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छा लगा। लवली, चलिए आए, ये है आपके लिए हॉकिंस में खरीदारी करने की राय, EIH एसोसिएट में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से।